Subscribe Sharad classes for competitive exams preparation and share with your friends. व्यवस्था प्रमुख शासक। तो देखिए दिल्ली सल्तनत में आपने पूरा का पूरा अपने इतिहास पढ़ लिया दिल्ली सल्तनत का, उसमें आपने कुछ चीजों का ध्यान दिया होगा। अकेले सुल्तान ने शासन नहीं किया था, ये कई सारे विभाग में बटा हुआ था। सुल्तान ने अपनी पूरी ताकत को कई डिपार्टमेंट में बांटा हुआ था और वही डिपार्टमेंट मिलकर के पूरा शासन चलाती थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पद होता था सुल्तान के बाद किसी का पद होता नायब। क्या था? नायब, जिसे सुल्तान का उप प्रमुख कहा जाता था। कि आप ये समझ लीजिए कि केवल नाम मात्र का व्यक्ति हुआ करता था, जैसे कि भारत में राष्ट्रपति का पद केवल नाम मात्र का है, काम बहुत ज्यादा नहीं होता। वैसे नायब के बाद कौन होता था? सुल्तान बाद कौन होता था? नायब। तो सुल्तान का उप प्रमुख कहा जाता था। पूरे के पूरे सुल्तान का पूरे के पूरे राज का कार्य एक व्यक्ति संभालता था, जिसका नाम होता था वजीर। क्या होता था? वजीर। ये पूरे के पूरे कार्य पूरे के पूरे सुल्तान का पूरे पूरे राज्य का सबसे प्रमुख पद होता था, जो प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री का दोनों कार्य संभालता था। ये पूरे का लेखा जोखा रखता था, भर्तियों का सब निर्णय देखता था, किसकी भर्ती करनी किसकी भर्ती नहीं करनी, कौन सा आय है कौन सा व्यय, सारी चीजों का लेखा जोखा सुल्तान बिना वजीर से कुछ पूछे कुछ करता भी नहीं था। आगे आप देखेंगे कि इनके राज्य विस्तार में भी वजीरों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जैसे कि आपने दो नाम मैंने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया था, जिसके पास 3 वजीर प्रमुख रूप से थे। फिर क्या नाम, एक था नुसरत खान, एक था मलिक काफूर, एक का नाम था जफर खान। याद है? मैंने बताया जिसमें सबसे ज्यादा कहर किसी का था तो जफर खान का था। जफर खान के बारे में कहते थे कि जब घोड़े पानी नहीं पीते थे तो वहां के मंगोल कहते थे क्या हुआ, तुमने जफर को देख लिया क्या? और उसके बाद दूसरा था मलिक काफूर और नुसरत खान। तो ये लोग थे जिन्होंने उनका राज्य का विस्तार करने की नीति को अपनाया था और इन्हीं की वजह से ये शासन कर भी पा रहे थे। तो दूसरा प्रमुख पद वजीर हो गया। तीसरा था दीवान अर्ज। क्या था? दीवान अर्ज। ये कौन विभाग था? रक्षा मंत्रालय। कौन था? रक्षा मंत्री। इसकी शुरुआत बलबन ने किया था। ये क्या करते थे? जो घोड़े आते थे उनको दागने की प्रथा जो था, हुलिया की प्रथा था। जितने भी सैनिक की भर्ती था, सैनिक कौन सैनिक है, कितने लोग भर्ती हुए, सबका सैनिक का वेतन, उनका रखरखाव की सारी जिम्मेदारी किसके हाथ में होती थी? दीवान ए अर्ज। किसके हाथ में? दीवान ए अर्ज। दूसरा था, एक था विदेशी विभाग देखता था, दीवानी रसातल। क्या था? दीवानी रसातल। ये विदेशी डिपार्टमेंट देखा करता था कि विदेश से जिसका संबंध स्थापित करना हो, किसी विदेश से संबंध रखना हो या उनसे लेन देन जो हुआ करता था, वहां जो व्यापार हुआ करता था, उसको कौन देखता था? दीवानी रसातल। एक होता था खजीन बहुत महत्वपूर्ण पद होता था, जिसे आज की भाषा में खजांची कहते हैं। खजांची वर्ड इसी से निकल का है। खजीन का मतलब कोषाध्यक्ष। क्या भैया? कोषाध्यक्ष। जो पैसे की पूरा A to Z देखभाल करता था, पूरे पैसे को देखा करता था, उसे क्या बोलते थे हम? खजीन। क्या? खजीन। उसके बाद सद्र उस सुदूर के धर्म एवं दान विभाग था, जिसमें धर्म के सारे कार्य देखे जाते थे। जो लोग गरीब होते थे उनको दान दिया जाता था। सारे काम कौन देता था? सद्र सुदूर। दीवान ईसा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था। दीवान ईसा, जिसे शाही सचिवालय कहा जाता था, इसे किसी भी सुल्तान की आवाज का विभाग कहा जाता था। सुल्तान की आवाज का विभाग। जैसे आज अपने यहाँ क्या होता है कि कोई भी सरकार को कोई भी विज्ञप्ति निकालना होता है तो अखबार में छपवा देते हैं और कल सब लोग उसके बारे में जान लेते हैं। या फिर क्या होता है कि मोबाइल के माध्यम से सबके पास पहुंच जाता है। तब तो मोबाइल तो था नहीं, अखबार तो था नहीं। तभी क्या करता था, शासक राजा को, सुल्तान को जो भी कुछ कहना होता था तो ये क्या करता था, कुछ लोग की मीटिंग रखता था। और जिन लोग की मीटिंग रखता था उसको भी आगे बताते हैं, उनको क्या कहा जाता था। तो जो उन लोग की मीटिंग रखता था उसमें बातों को बताता था। तो उसमें ये शाही सचिवालय वाले लोग इकट्ठा होते थे, दीवाने ईशा वाले, उनको बताते थे। जैसे मैंने बता दिया उनको कि आपको ये लिखना है, तो लिखते थे उसको और लिख करके उसको जो है दूसरे दिन पूरे क्षेत्र में भेजा करते थे। यानी ये कह सकते हैं आप कि जो राजा सुल्तान की आवाज कौन सा विभाग था? शाही सचिवालय, जिसे दीवाने ईसा कहा जाता है। क्या बेटा? दीवाने ईसा। अगला काजी उल कुजात, ये सबसे महत्वपूर्ण पद था, न्याय विभाग। क्या भैया? न्याय विभाग। कौन उसको क्या हुआ? काजी उल कुजात। अगला था दीवान ए मुस्तकराज। क्या भैया? दीवान ए मुस्तकराज। इसकी शुरुआत किया था अलाउद्दीन खिलजी। ये पूरे वित्त विभाग कहा जाता था। किसी भी देश का राजस्व कैसे वसूलना है, कर कैसे वसूलना। जैसे अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था, अलाउद्दीन खिलजी आपने सुना होगा कि सबसे ज्यादा टफ
कर वसूलने में कोई था तो अलाउद्दीन खिलजी था। उसने एकदम ईमानदारी से कार्य करवाता था, बेईमानी काम ईमानदारी से करता था, बहुत इच्छा, बहुत ही रुचि के साथ। अभी आगे आपको बताते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। तो दीवान ए मुस्तकिल राज का इसने विभाग का स्थापना किया, जो वित्त विभाग होता था, जो करों की वसूली करता था, सैनिक पे खर्च जितना होता उसका लेखा जोखा रखता था, राज्य में जितने खर्च होते थे उसका पूरा लेखा जोखा रखता था। सारा लिखने पढ़ने का काम कौन करता था? दीवाने मुस्तकिल जो वित्त विभाग हुआ करता था। दूसरा है शक्ति के स्तंभ, यानी यहाँ पे जब शासन चल रहा था तो किन किन के माध्यम से शासन चल रहा था? मुख्यतः यहाँ पे जो शासन चल रहा था वो 3 लोग के माध्यम चलता था। 3 लोग के माध्यम से। कितने माध्यम से? 3 लोग। सबसे पहला जो पद होता था वो होता था अमीर वर्ग। कौन भैया? अमीर वर्ग। अमीर वर्ग जो होते थे वो शासन चलाया करते थे। अच्छा, एक बात और ध्यान देना है, अमीर और सुल्तानों के बीच हमेशा अच्छा संबंध नहीं रहा। इनमें हमेशा 36 रहा करता था। कभी इनके बीच विवाद होता था, कभी इनके बीच सही संबंध होता, कभी विवाद तो कभी सही संबंध होता था। होता क्या था कि अगर कोई कमजोर शासक आ गया तो अमीर वर्ग हमेशा हावी हो जाता था, और अगर मान लीजिए मजबूत शासक आ गया तो कमजोर तो अमीर वर्ग क्या हो जाता था? डाउन हो जाता था। जैसे उदाहरण के तौर पे देख लीजिए आप कि जब बलबन और अलाउद्दीन की शासन आया, बलबन अलाउद्दीन तो यहां तक भी बोल दिया था मैं तो नहीं जानता तुम कौन हो, हटा दिया सबको, किसी को नहीं रखा उसने। बलबन ने भी रक्त अपना ली थी, उसने भी किसी अमीर को उच्च वर्चस्व नहीं दिया। बलबन और अलाउद्दीन दोनों के शासनकाल में जो अमीर वर्ग था वो बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था पर पहुंच गया था। लेकिन जब लोधी वंश में देखेंगे आप तो मैंने बताया कि आपको बल्लू लोधी के बारे में ही कि ये सरदारों को अपने समान बैठा कर रखता था। यानी इसका मतलब यह हो कि लोधी वंश के शासनकाल में अमीर वर्ग किस स्थिति में थे? उच्च स्थिति, वर्चस्व स्थिति में थे। ये हमेशा जब कोई सरदार कमजोर होता था तो अमीर वर्ग ऊपर हो जाते थे, और जब भी कोई सरदार मजबूत होता था तो अमीर वर्ग क्या करते थे? दबा देते थे। यहाँ तक अलाउद्दीन खिलजी ने भी घोषणा करवा दिया था कि कोई भी अमीर वर्ग किसी अमीर के घर शादी नहीं करेगा, कोई भी अमीर अपने घर पार्टी नहीं करेगा, 10 अमीर एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। सारा चीज क्यों से इस बात का डर था, अगर 10 अमीर इकट्ठा हो गए तो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर देंगे, इसलिए उसने कभी अमीरों को एकत्र होने नहीं दिया। ठीक है, तो दूसरा शासन कौन करता? उलेमा। कौन करते हैं? उलेमा। उलेमा कौन लोग थे? उलेमा थे धार्मिक विद्वान। कौन भैया? धार्मिक विद्वान। इनका वर्चस्व तो हमेशा रहेगा भाई, धर्म के बारे में बातें करते थे। तो ये जो भी कहते थे कि चूंकि मुसलमानों का शासन चलता था तो कोई भी काम शरीयत के हिसाब से होता था। किस हिसाब से? शरीयत के हिसाब से। तो ये पहला शासक था। कुछ के शासन काल में शरीयत उच्च अवस्था में आ गई और कुछ के शासन काल में शरीयत निम्न अवस्था में आ गई, और जिसके शासन काल में शरीयत उच्च अवस्था में आती थी उस जहां वहां मुसलमानों का वर्चस्व चलना शुरू होता था, और जिसमें धर्म की बातें नहीं होती थी शरीयत निम्न में आ जाता था और वहां पर इनका नहीं चल पाता था। तो उदाहरण के तौर बताते हैं आपको हम, अलाउद्दीन खिलजी के समय बिल्कुल शून्य थे लोग, उलेमा, क्योंकि इसने आपको याद हो मैंने बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि हम सिर्फ वही काम करेंगे जो हमारे प्रजा के लिए सही होगा, हम किसी शरीयत वरीयत को नहीं मानते, और जब तक मेरा शासनकाल चल रहा है तब तक ये धर्म की बातें अपने अलग रखिए, इससे मेरा मतलब नहीं है। याद है? बोल गए। उसके बाद दूसरा बात मैंने बताया था आपको, तीसरा जो होगा मजलिस एक खलवत। ये क्या होता था? मजलिस एक खलवत। मजलिस एक खलवत कुछ ऐसे सरदारों का समूह होता था, कुछ चुनिंदा लोगों का, जिसे गुप्तचर कह सकते हैं, जिससे राजा अपने गुप्त मंत्रणा किया करता था। एक आध 2 लोग 3 लोग ऐसे होते थे बस, जिससे राजा सिर्फ और सिर्फ वही लोग सराय लेता था, बाकी किसी से नहीं। और उसमें जो भी आपस में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता था, ये 3-4 लोग बैठते थे और इन 3-4 लोग बीच में निर्णय हो जाया करता था, उसके बाद उसे बाहर प्रस्तुत कर दिया करते थे। तो उसे क्या कहा गया है? मजलिस एक खलवत। क्या कहा गया है? मजलिस एक खलवत, जहां सभी लोग बैठ करके महत्वपूर्ण निर्णय लिया करते थे। उस स्थान का नाम था मजलिस एक खास। क्या नाम था? मजलिस एक खास। उस स्थान का नाम था, और जो लोग बैठते थे उसे क्या बोलते थे? मजलिस एक खलवत। क्लियर हो गया? अगला प्रमुख शासक और उसके वजीर। वजीर भूमिका मैंने बताया आपको, इन्हीं वजीरों की वजह से इनका शासन चला करता था। अब वजीर किसके शासन काल में कौन कौन थे? तो देखा जाए इल्तुतमिश के शासन काल में जुनैदी था। कौन था? जुनैदी। बलबन के शासन काल में ख्वाजा हसन बसरी था। कौन भैया? ख्वाजा हसन बसरी। रजिया सुल्तान के शासन काल में मुहज्जिबुद्दीन था। ये मुहज्जिबुद्दीन वही है जब इनको अमीरों ने निकाल दिया, सरदार ने मना कर दिया कि नहीं तुम गद्दी पे नहीं बैठ सकती, तब मुहज्जिबुद्दीन ही था जो इनके लिए युद्ध लड़ा करता था और इनके लिए विपक्ष में लेकर लड़ा था। और जब इसको युद्ध लड़ने के लिए गई थी और उसके बाद फिर क्या नाम है कि अल-दुनिया का शासक जो था उसको युद्ध लड़ा और हार गया, बाद में शादी की थी, तब उस समय भी इनके साथ रजिया सुल्तान के साथ मुहज्जिबुद्दीन ही था
जिनका क्या था, वजीर। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी के साथ था ख्वाजा खातिर। कौन था? ख्वाजा खातिर। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप बताइए थे आपको, नुसरत खान, मलिक काफूर और जफर खान, 3 इसके प्रमुख वजीर थे, जो कई बार एग्जाम में पूछ चुका है आपका। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ख्वाजा जहां था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में खाने जहां मकबूल था, जिसके वास्तव में एक पंडित था जिसका नाम था बिट्टे। ये पंडित था, ब्राह्मण था, लेकिन ये बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का था, बहुत ही तेज तर्रार था। ये जब यहाँ इनके शासनकाल में इसने इस्लाम धर्म एक्सेप्ट कर लिया, और इस्लाम धर्म एक्सेप्ट करने के बाद ये वहां के सुल्तान यानी उसका फिरोज शाह तुगलक का सबसे खास व्यक्ति बन गया। और ये सब इस पूरे के वजीर जितना भी आप वजीर पढ़ रहे हैं, इन वजीर में सबसे लंबा अगर किसी का शासनकाल रहा होता बाबू तो किसका रहा है? वो खाने जहां मकबूल का। किसका रहा? खाने जहां मकबूल का, जो ये बहुत ही बुद्धिमान प्रकृति का व्यक्ति था। और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का लगभग 90 से 95% कार्य इसी के बदौलत हुआ था, जो जातक ब्राह्मण था, बाद में इस्लाम धर्म उसने एक्सेप्ट कर लिया। सिकंदर लोदी के शासनकाल में आया था मियां हुआ। कौन आया था? मियां हुआ। तो बेटा इल्तुतमिश में जुनैदी, बलबन में ख्वाजा हसन बसरी, रजिया में मुजिबुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी शासनकाल में ख्वाजा खातिर, अलाउद्दीन खिलजी शासनकाल नुसरत खान, मलिक काफूर, जफर खान, मोहम्मद बिन तुगलक शासनकाल में ख्वाजा जहां, फिरोज शाह तुगलक शासनकाल में खाने जहां मकबूल, सिकंदर लोदी शासनकाल में मियां हुआ। अब देखिए इनका जो शक्ति किस अनुसार थी, इनकी जो सैन्य व्यवस्था थी किस अनुसार ये कार्य करती थी, सैन्य व्यवस्था। देखिए इनके शासनकाल में पूरे के पूरे शासनकाल में एक लोग से ज्यादा दिक्कत थी, मंगोलों से। किससे था? मंगोलों से। इसलिए इनकी जो सैन्य प्रणाली थी वो सेना की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? दशमलव प्रणाली क्या होता है बाबू? 10 पे 1, 100 पर 1, 1000 पर 1, 10,000 पर 1, इस तरह पर हुई थी। यानी 10 लोग पर एक कोई नेतृत्व करता, 100 पर कोई एक नेतृत्व करता, 1000 पर एक नेतृत्व करता, यानी 10 गुना के हिसाब से थी। इस सबने क्या कहा था? दशमलव प्रणाली। क्या कहा था? दशमलव प्रणाली। और एक बात आपको और बता दे रहे, जो आज विश्व भारत सब लोग कहते हैं कि हम गोला बारूद दागते ना, देखते हैं बम जाता उधर गिरता विस्फोट करता है, तो वो पहले से ही था। किसके शासनकाल में? दिल्ली सल्तनत में, जिसे क्या कहा गया था? तो मांगलिक और अर्रात। क्या कहते थे? मांगलिक और अर्रात। मांगलिक और अर्रात, अगर आपने मूवी देखी होगी जिस बाहुबली, जिसमें आपने देखा था कि ऐसे करके खींचता है तो पत्थर जाकर उधर गिरता था, वो जो था उसे कहा गया मांगलिक। वो क्या था? मांगलिक या खर्रात कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? मांगलिक या खर्रात। इसका प्रयोग उस समय किस किस लिए होता था? बम और गोला बारूद फेंकने में। किस होता था? बम और गोला बारूद, मतलब उसका क्या नाम था? मांगलिक और खर्रात। उसके बाद कुछ जो है ऐसे राजा थे जो अपना, जैसे सभी बहुत ज्यादा लंबी सेना रखते नहीं थे, लेकिन कुछ सेना अस्थायी रूप से हमेशा रखी जाती थी, जिसको कहा जाता था खास खेल। क्या कहते थे? खास खेल। तो क्वेश्चन आता है खास खेल का संबंध है किससे? तो लोग उसको खेल समझ लेते हैं, खेल नहीं है। एक्चुअली सेनाओं का कुछ संग्रह होता था, सभी राजाओं के पास कुछ निश्चित सेना हुआ करती थी, जिसे क्या कहते थे हम? खास खेल। क्लियर हो गया? अब उसके बाद अगला पॉइंट आता है अर्थव्यवस्था कैसी थी यहाँ की। अर्थव्यवस्था का कर प्रणाली क्या था? राजस्व कर मुक्त, राजस्व दर मुक्त क्या होता था? देखो किसी भी शासन चलाने के लिए राजस्व कर वसूलना जरूरी है, अर्थ नहीं होगा तो देश कैसे चलेगा? तो राजस्व दर क्या था? सामान्यतः सब जितना उपज होता था उसका 1/5 लेते थे। कितना? अलाउद्दीन खिलजी 1/2 लेता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। सब कितना लेते थे? 1/5। अलाउद्दीन खिलजी 1/2। एक था मसाहत प्रणाली, इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। मसाहत प्रणाली, मसाहत प्रणाली क्या होता था? इसके पहले जैसे मान लीजिए आप सब लोग किसान, तो आपने हमसे आकर बताया कि सर हमारे पास केवल 2 बीघा है। आपने कहा सर हमारे पास केवल 1 बीघा है। आपने कहा सर हमारे पास तो कल मिला के 2 हिस्सा हवे की है। तो आप जितना बता दिए हमने टैक्स उसी पर लगा दिया। और है 5 बीघा, बताया 2 बीघा। हमने कहा हम चेक करने भी नहीं गए। लेकिन पहला अलाउद्दीन खिलजी था जिसने मसाहत प्रणाली शुरुआत कर दी है। वो बिल्कुल जाकर के नाप कर आता था, इसमें अलग विभाग रखा था। जाओ नापो, नाप करके आओ, सही सही बताओ और उसी हिसाब को टैक्स पेमेंट करवाओ सबसे। तो मसाहत प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। एक ऐसी प्रणाली भूमि माप की वह वैज्ञानिक पद्धति थी जिसके माध्यम से सही सही माप हुआ करता था। उसके बाद प्रमुख कर कौन थे? 4 प्रमुख कर थे, जजिया, जकात, खराज। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाता था, जकात मुसलमानों से लिया जाता था। पूरी संपत्ति का 2.5%। कितना? 2.5%। पूरी संपत्ति का 2.5%। इसमें इसे कहते थे सदका।
क्या कहते थे? सदका भी कहते। खुम्स मतलब जो लूट का माल होता था, सब तो कम लेते थे और ये जो है 75% लेता था। सब कहते थे 25% दो और 75% रख लो, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का 75% दो और 25% रख लो। यानी अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जिसने अपने कर व्यवस्था को, राजस्व को सबसे मजबूत करने का प्रयास किया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। खराज एक गैर मुसलमान को लिया जाता था, जब अगर आप रहेंगे तो आपकी सुरक्षा का पैसा देना पड़ेगा, वो क्या था? खराज। अब वास्तुकला देख लीजिए। वास्तुकला में आता है कि कौन कौन सा कहां कहां स्थित था। सबसे पहले कुवैत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया था। बताते भारत में स्थित पहली इस्लाम की मस्जिद का नाम क्या था? कुवैत उल इस्लाम। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन। कुतुब मीनार इल्तुतमिश ने शुरुआत किया था, कुतुबुद्दीन ने शुरुआत किया था, इल्तुतमिश क्या किया था? लाल महल दिल्ली का किसने बनवाया था? बलबन। किसने बनाया? सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है अलाई दरवाजा किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी। कौन भैया? अलाउद्दीन खिलजी। एक बात क्वेश्चन क्लियर करेगा, पूरा दिल्ली सल्तनत आप देखेंगे जब जैसे अकबर मुगल वंश आएगा, आप एक चीज देखेंगे, जानते क्या? मकबरे का निर्माण आज भी देखते हैं। कोई मरता तो उसको दफन करते हैं ना, वहां बगल एक स्थिति बनाते हैं, मकबरा हो गया उसका। अब क्वेश्चन ये आता है कि मकबरे की शुरुआत किसने करवाया था? भारत में मकबरे की शुरुआत करने वाला इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था। इसने सबसे पहले अपने पुत्र के लिए मकबरे का निर्माण करवाया। यहीं से भारत में मकबरों की शुरुआत हुई। तो भारत में मकबरों का जनक कौन कहा जाता है? इल्तुतमिश। मस्जिद का जनक कौन कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन भैया? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला आता है आपका संगीत एवं साहित्य। कुछ महत्वपूर्ण चीजें जैसे राग दर्पण। राग दर्पण क्या था? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? उसने जितने भी भारतीय संगीत थे सभी का धुन तैयार किया था और उसको जितने भारतीय संस्कृत के थे सबको उसने एक संग्रह किया था, जिसको भारतीय में बात कराया था, जिसका क्या नाम रखा था उसने? राग दर्पण। क्या भैया? राग दर्पण। तूतीनामा क्या था? तूतीनामा क्या था कि इसको किया है जिया नक्शवी ने। किसने किया? जिया नक्शवी। होता क्या था सल्तनत काल में, शाम के समय, जैसे आपको अपना बचपन याद होगा तो आपको क्या दादियां होंगी जो कहानी सुनाती होंगी, ठीक है? तो वैसे उसके उनके शासनकाल में मनोरंजन के एक साधन हुआ करता था कहानियां सुनना। तो अधिकतर हमारे यहाँ कहानी किस भाषा में थी? संस्कृत भाषा में थी। तो उन लोगों को संस्कृत तो आता नहीं था, आता क्या था? अरबी और फारसी। तो वो जो संस्कृत की कवि कहानियां थी उसको अरबी फारसी में अनुवाद करने का काम किसने किया था? जिया नक्शवी। किसने ना? जिया नक्शवी किया था। और उसको किस नाम से किया था? तूतीनामा। किस नाम से? तूतीनामा। अगला कुछ किताब है, प्रमुख किताब तबकात ए नासरी। किसने लिखा था? मिनहाज उस सिराज। किसने लिखा था? मिनहाज सिराज। इस किताब में पूरे गुलाम वंश के बारे में वर्णन किया गया है। दूसरा था तारीख ए फिरोज शाही, जिसको जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। इसमें बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल तक पूरा वर्णन किया गया है। तीसरा है फुतुहात ए फिरोज शाही, जिसको जो आत्मकथा है फिरोज शाह तुगलक की, इसको उसने खुद लिखा है, फुतुहात ए फिरोज शाही। अब उसके बाद ये शासन समाप्त होता है। फिर आपको अंतिम में लिखा गया, जिसको आप अच्छी तरह जानते हैं, वंश और उसके प्रमुख शासक कौन कौन से थे। क्रम भी याद कर लीजिएगा। गुलाम वंश में पहला कौन आएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन, ये प्रमुख शासक थे। खिलजी वंश में बात किया जाए तो जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक वंश में बात किया जाए तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक। सैयद वंश में केवल एक व्यक्ति नाम खिजर खान। लोधी वंश में तीन का याद करेंगे, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी।